हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेलकम टू माय क्लास दीपक पाठक क्लासेस। और आज हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट चैप्टर यानी कि लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 6 जो है, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज यूनिट नंबर 6 की बारी आ चुकी है और मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 6 का नाम होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर हम एक और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नाम के दो टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर। ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों ने अब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पढ़ लिया है। 5 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं और छठा यूनिट है जिसमें मात्र 2 टॉपिक बचे हैं और आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरीके से 100% तरीके से मैंने आपको खत्म करवा दिया। इस यूनिट के अलावा ये यूनिट हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। बेटा सबसे पहला टॉपिक कहता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि कंटिंजेंट का मतलब होता क्या है। आप लोगों ने जरूर अपनी नॉर्मल लाइफ में कंटिंजेंट शब्द के बारे में पक्का सुना होगा। बेटा कंटिंजेंट का मतलब होता है फ्यूचर के कोई इवेंट के होने या ना होने पर, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, इसको कंटिंजेंट बोलते हैं। अभी मैंने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझाया है, अभी मैं कंटिंजेंसी की बात कर रहा हूं। कंटिंजेंसी मतलब होता है कि फ्यूचर में वो काम हो भी सकता है या फ्यूचर में वो काम नहीं भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट। समझ में आ रही है बात। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दो पार्टी, मान लो एक बंदा है सेलर और एक पर्सन है बायर, जब सेलर और बायर आपस में बैठे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, फ्यूचर कोई इवेंट जुड़ा हुआ है, इसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो इवेंट जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे कोलैटरल। कोलैटरल मतलब होता है सहायक, कोई सहायक इवेंट जुड़ा हुआ है। तो ये तो अभी हुई मीनिंग थ्योरेटिकल की बात, ऐसे तो समझ में आप लोगों को आएगा नहीं और ऐसे मैं आपको समझाता भी नहीं हूं। मेरा काम है एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के साथ समझाना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। बेटा ध्यान से सुनना। एक पर्सन है मिस्टर ए और एक कंपनी है LIC, नाम सुना होगा आप लोगों ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मिस्टर ए और LIC के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। LIC ने बोला मिस्टर ए को कि आप हमें 1,000 रुपए पर मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम दो। आप हमें 1,000 पर मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम दो, हम आपकी डेथ के बाद 20 लाख रुपए देंगे। हम आपकी डेथ के बाद 20 लाख रुपए देंगे। तो बेटा ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और मिस्टर ए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, LIC और ए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ये कंटिंजेंट एग्रीमेंट है, मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड करते हैं किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर। तो LIC वाला ये कह रहा है कि अगर आप मर गए, अगर आप मर गए तो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। तो बताओ क्या ये इवेंट अनसर्टेन इवेंट है या नहीं है। फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट मतलब मिस्टर ए को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से
पेमेंट 20 लाख रुपए की तब मिलेगी जब वो मर जाएगा, मतलब उसकी फैमिली को मिलेगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगी। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है बात? तो बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब आपका कानून क्या कहता है, मैं आपको कानून के बारे में बताता हूं कानून क्या कहता है। बेटा इसका जो डेफिनेशन होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन जो होता है वो ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी चीज के होने पर और किसी चीज के ना होने पर, नॉट टू डू, कुछ हम ऐसा करते हैं समथिंग जो कि किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है। और मेरे भाई ये बेटा फ्यूचर इवेंट जो है ये कोलैटरल है। कोलैटरल मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब कि एक एग्रीमेंट अगर किसी चीज के होने पर बनाया है तो ये फ्यूचर इवेंट जुड़ा हुआ है उस चीज से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपकी डेथ हुई तो मैं 20 लाख रुपए दूंगा, ये चीज एलआईसी कंपनी ने बताई। तो ऐसे में टू डू, ए की मिस्टर ए की डेथ होना एक फ्यूचर इवेंट है, और अगर डेथ हो गई तो 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, और डेथ नहीं हुई तो 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। इसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जो कि मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ है। एक कोई पर्सन है मिस्टर आवारा, इनकी एक कार है और ये अपनी कार का जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं। बेटा कार का इंश्योरेंस क्यों करवाया? मान लो अब नाम से ही आवारा है, घूमता रहता है इधर उधर, और कार का हो गया एक्सीडेंट। क्या हो गया बच्चे? कार का हो गया एक्सीडेंट। तो कार इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है कि मैं आपको कार का इंश्योरेंस अमाउंट तब दूंगी जब आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन जो होती है, इस सिचुएशन को बोलते हैं हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस तब देगी टू डू, आई विल गिव अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, वी विल गिव अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जब आपकी कार का क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ? तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जनरली जो है आपको क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन पता लगेगी, सिचुएशन दी जाएगी कोई, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको पता करना है कि वो चीज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब अभी तक हमने ये समझा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड करता है किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया लाइफ इंश्योरेंस का, एक और एग्जांपल दे दिया कार इंश्योरेंस कंपनी का, जो कि एक्सीडेंट का पैसा तभी देगी जब गाड़ी का इंश्योरेंस हो जाता है। अब मान लो 1 साल का गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया और साल पूरा हो गया लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटे? अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसके जो है वो रूल क्या कहते हैं। कुछ रूल्स है। अब मैं आपको सिचुएशंस दूंगा, आप अगर इन सिचुएशन को ढंग से देख लेते हो तो आप समझ जाओगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। तो मैं आपको बता रहा हूं रूल्स अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, कुछ रूल्स है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। अब मैं आपको रूल नंबर ए बताता हूं। मैं आपको ऐसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि बेस्ड अपॉन होंगे हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मतलब मैंने आपको क्या कहा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। तो एक सिचुएशन में आपको रूल बताऊंगा हैपनिंग का और एक रूल बताऊंगा आपको मैं नॉन हैपनिंग का।
हैपनिंग वाला रूल करेंगे, फिर नॉन हैपनिंग वाला रूल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे हम लोग। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट का रूल क्या कहता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के अंदर मान लो एक डेटर है डी, ए डेटर, ध्यान से सुनना बेटा, एग्रीज टू पे ₹50,000 टू सी ए क्रेडिटर। एक डेटर था जिसको क्रेडिटर को पैसे देने हैं, वो ये कह रहा है कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। अगर बात यहां पर खत्म हो जाती तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता, लेकिन अब इसने अगली सिचुएशन लगा दी, कोलेट्रल सिचुएशन। कोलेट्रल मतलब सहायक, यानी कि जुड़ी हुई, मतलब कंडीशन लगा दी। इफ हिज शिप, अगर उसका जो शिप है जो कि आ रहा है, कमिंग फ्रॉम, उसका जो शिप है वो आ रहा है सिंगापुर से, कमिंग फ्रॉम सिंगापुर टू कोच्चि पोर्ट, कोच्चि केरल में है, कोच्चि पोर्ट। अगर उसका शिप आ जाता है ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 10th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ जनवरी, डेटर ने क्रेडिटर को यह बोला कि मैं आपको 50,000 रुपए दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको 50,000 रुपए तभी दूंगा जब मेरा जो शिप है जो कि सिंगापुर से आ रहा है वो कोच्चि पोर्ट पे पहुंच जाए। कोच्चि पोर्ट पे पहुंचे या तो 10 तारीख को या 10 तारीख से पहले, या तो 10 तारीख को या 10 तारीख से पहले। बेटा सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। बेटा साफ साफ बात कह रहा है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि एक फ्यूचर अनसर्टेन, कोई फ्यूचर इवेंट है, अगर वो इवेंट हो गया तो पैसे दूंगा, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। मतलब अगर कोच्चि पोर्ट पर 10 जनवरी से पहले या 10 जनवरी को शिप आ जाता है तो मैं आपको 50,000 रुपए दे दूंगा। मान लो शिप 12 जनवरी को आया तो पैसे नहीं दूंगा। मान लो बेटा शिप रास्ते में तूफान में डूब गया, शिप का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में समंदर में, क्या वो पहुंच पाएगा कोच्चि पोर्ट? आंसर है नो। तो इसका मतलब वो बंदा पैसे देने के लिए लायबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब इसके अंदर मैं आपको दूंगा कुछ सिचुएशंस, तो ध्यान से सुनेंगे। इस एग्जाम्पल पे सबसे पहली सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1, मान लो द इवेंट हैपन्स ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम। मतलब कि 10 जनवरी से पहले शिप जो है वो पहुंच गया, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हुआ या अनएनफोर्सेबल हुआ? तो मेरे भाई आंसर है इसका, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एनफोर्सेबल, क्योंकि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे बेस्ड था और वो चीज हैपन हो गई। 10 जनवरी तक आ गया तो पैसे दूंगा, और 10 जनवरी से पहले या 10 जनवरी को शिप आ गया तो पैसे देने पड़ेंगे, मतलब एनफोर्सेबल है। नहीं देता तो सामने वाली पार्टी यानी कि क्रेडिटर लीगल एक्शन ले सकता है, और लीगल एक्शन हम तभी ले सकते हैं जब वो एनफोर्सेबल हो। क्लियर है बेटा? अब सिचुएशन नंबर 2, मान लो वो इवेंट हुआ आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, द इवेंट हैपन्स आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। मतलब कि इवेंट कब हुआ?
इवेंट मान लो हुआ 12 जनवरी को। कब हुआ बेटे? 12 जनवरी को। तो बताओ अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे बेस्ड था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है? बेटा आंसर है नो, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल, दिस इज अनएनफोर्सेबल। यानी कि अब 12 जनवरी को आया, मैंने कहा था 10 तक आ गया तो दे दूंगा, अब नहीं दूंगा पैसे। क्लियर है बेटा? पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल का मतलब तूफान आया और शिप तूफान में जो है वो बहकर चला गया। बेटा अगर शिप तूफान में बहकर चला गया तो क्या वो शिप पहुंच पाएगा कोची पोर्ट? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन को भी क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम हिज मनी, ये भी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? आई या नहीं आई? आ गई। इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 जो कि लास्ट यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मजा आ रहा होगा आप लोगों को यार, फाइनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं और फाइनली आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अब ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद हो सकता है कि एक छोटी सी क्लास हो और उस क्लास के बाद हम लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मैंने पढ़ाया कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेस्ड होता है फ्यूचर इवेंट पर। वो फ्यूचर इवेंट हैपनिंग पे भी और नॉन हैपनिंग, मतलब अगर वो हो गया डू, नॉन हैपनिंग मतलब नॉट टू डू। कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे करता है, कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पे करता है। और वो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग मतलब कोलैटरल, मतलब जुड़ा हुआ है एग्रीमेंट के साथ में, वो सिचुएशन जुड़ी हुई है। जैसे इस एग्रीमेंट में सिचुएशन थी हैपनिंग की, अगर सिंगापुर से कोची पोर्ट तक शिप पहुंच जाएगा यानी कि हैपनिंग, तो मैं पैसे दूंगा। हैपनिंग कोलेट्रल, कोलेट्रल सहायक मतलब जुड़ा हुआ, एग्रीमेंट से शिप का आना जुड़ा हुआ है। क्लियर है बेटा? तो ये मैंने हैपनिंग की सिचुएशन बताई। अब मैं आपको बताता हूं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेस्ड होता है नॉन हैपनिंग पे, जो कि बेस्ड होगा नॉन हैपनिंग पे। क्लियर है बेटा? ध्यान से सुनेंगे। अब रूल नंबर बी, रूल नंबर बी कहता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनना। अब यहां पर एक एग्जांपल और दे रहा हूं। यहां पर एग्जांपल है ये डी और ये सी। ये डी एक डेटर है और सी कौन है बच्चे? सी क्रेडिटर है। डी एक डेटर, सी एक क्रेडिटर। डेटर ने क्रेडिटर को ये बोला कि आई विल गिव ₹50,000 टू यू, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा अगर मेरा शिप, इफ माई शिप जो कि आ रहा है सिंगापुर से, जो कि आएगा कोची पोर्ट पर। आपकी लाइन सुनना, वो कह रहा है डज नॉट रीच, डज नॉट रीच एट कोची पोर्ट ऑन और बिफोर मान लो 15th ऑफ जनवरी, 15th ऑफ मान लो 10 जनवरी करते हैं, ऊपर वाले डेट को सेम रखते हैं। यहां पर डेटर ने क्रेडिटर को ये बोला मैं तेरे 50,000 रुपए दे दूंगा अगर मेरा शिप जो कि सिंगापुर से आ रहा है कोची पोर्ट पर नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है 10 जनवरी तक, 10 को भी नहीं पहुंचा तो भी दूंगा,
और 10 के बाद भी नहीं पहुंचा, 10 से पहले भी नहीं पहुंचा तो भी दूंगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्या लिखा है? ऑन और बिफोर 10th ऑफ जनवरी डज नॉट रीच। अब मान लो सिचुएशन ऐसी हो गई, 3 सिचुएशन दोबारा बता रहा हूं, ये वाला सिचुएशन एग्जांपल के साथ में मैं बताऊंगा, आप सुनना ध्यान से। मान लो कि शिप पहुंच गया 10 तारीख को या 10 से पहले। सिचुएशन नंबर 1, मान लो द इवेंट happens on or before 10th of January। मतलब शिप पहुंच गया। बेटा अगर शिप पहुंच गया है, आपने मना किया, क्रेडिटर ने क्रेडिटर को बोला नहीं पहुंचा 10 तक तो पैसे दूंगा, लेकिन पहुंच गया, यानी कि अब पहुंच गया तो क्रेडिटर कुछ नहीं कर सकता, अनएनफोर्सेबल। आई बात समझ? अनएनफोर्सेबल। अब मान लो शिप पहुंचा ऑन 12th ऑफ जैन। अगर 12 जनवरी को शिप पहुंचता है तो बेटा ये एनफोर्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था 10 तक नहीं पहुंचा तो पैसे दे दूंगा, तो 10 तक नहीं पहुंचा ना, 12 को पहुंचा, 10 के बाद पहुंचा। अब मान लो कि रास्ते में शिप डूब गया, द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। क्या हुआ बच्चे? द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल का मतलब वो शिप रास्ते में डूब गया। मान लो, अरे भैया रास्ते में शिप डूब गया मतलब पक्की बात है पहुंचेगा तो बिल्कुल नहीं, इसका मतलब नहीं पहुंचेगा 10 तक, तो ये भी एनफोर्सेबल। ये भी क्या? एनफोर्सेबल। बेटा समझ में आई सिचुएशन? क्या आप लोगों को सिचुएशन समझ में आई? ओके, तो यहां पर हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर है बेटा? लेकिन अभी ये पूरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोगों ने, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पहले, और वो टॉपिक था वेजरिंग एग्रीमेंट। आपको मैंने वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में समझाया था कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। कौन से एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट, जो कि यूजलेस एग्रीमेंट होते हैं। जैसे अगर आप लॉटरी खेलते हो, सट्टा खेलते हो, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो ये वॉइड है। तो आप ये बोलोगे कि सर वेजरिंग भी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है। अब सट्टा खेलना क्या होता है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मैं ये बोलता हूं कि अगर इंडिया मैच जीत गया तो मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। अगर इंडिया मैच जीत गया मतलब सर ये भी हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, और आप कह रहे हो कंटिंजेंट भी यही है, तो सर दोनों में फर्क क्या है? बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहां पर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग वाली हर एक्टिविटी लीगल होती है, और वेजरिंग के अंदर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की हर एक्टिविटी जो है वो इलीगल या वॉइड या यूजलेस होती है। तो ये डिफरेंस है वेजरिंग के बीच में और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। क्लियर है? यहां पर मैं आपको इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताता हूं। आपको पता है वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टी को सब्जेक्ट मैटर से कोई रिलेशन नहीं होता। ये चीज मैं आपको वेजरिंग में पढ़ा चुका हूं। सब्जेक्ट मैटर से कोई रिलेशन, उनको कोई मतलब नहीं है इंडिया हार रही है जीत रही है, इंडिया अपना देश है या किसका देश है, उनको अपने पैसों से मतलब होता है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी का सब्जेक्ट मैटर से बहुत मतलब होता है, पार्टीज का बहुत इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में। तो दूसरा फर्क ये भी आ गया कि वेजरिंग में सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट नहीं है, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर पे पार्टी का इंटेंशन होता है, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर मैंने आपको यह बताया कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
फ्यूचर इवेंट जो है वो कोलैटरल होता है। बहुत देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फ्यूचर इवेंट जो है वो कोलैटरल होता है, लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में जो फ्यूचर इवेंट होता है ना, वो मात्र एक डिटरमिनिंग फैक्टर होता है। डिटरमिन मतलब पता लगाना, मैं हारा या जीता, ये वेजरिंग कहता है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल मतलब एग्रीमेंट से जुड़ा है, और वेजरिंग एग्रीमेंट में कंटिंजेंट नहीं होता। वेजरिंग मतलब सोल डिटरमिनिंग फैक्टर, वो सिर्फ इवेंट का रिजल्ट चाहते हैं, उनको रिजल्ट से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं किसी का इमोशन खराब हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इसको बोलते हैं वेजरिंग। तो मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं कंटिंजेंट और वेजरिंग के बीच में, तो सुनेंगे ढंग से डिफरेंस। मैं आपको बताता हूं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट। बेटा वेजरिंग के आगे मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट बनते ही यूजलेस हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन कंटिंजेंट के आगे मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, इसका मतलब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, कंटिंजेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला पॉइंट ये होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वेजरिंग एग्रीमेंट कौन सा होता है? वॉइड। क्लियर है बेटा? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पिछली क्लास में, उस टॉपिक का नाम था रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कंटिंजेंट केस में, कंटिंजेंट के केस में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का होना जरूरी नहीं है। अभी देखो, मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर के बारे में बताया। डेटर ने क्रेडिटर को ये बोला अगर मेरा शिप आ गया तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। क्या यहां पर क्रेडिटर की तरफ से कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस आया? नहीं, सिर्फ डेटर की तरफ से आया। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। बेटा रेसिप्रोकल प्रॉमिस को मैं यूनिट नंबर 4 में पढ़ा चुका हूं आपको, और बहुत लंबा टॉपिक पढ़ाया था, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस वेजरिंग एग्रीमेंट में होते हैं। इसका मतलब मैंने अपने दोस्त से मान लो सट्टा लगाया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर, तो मैंने बोला अगर इंडिया जीतेगी तो 50,000 रुपए तू मुझे देगा। तो उसने बोला ठीक है, अगर इंडिया हार गई तो 50,000 रुपए मैं तुझे दूंगा। बात कुछ समझ में आ रही है? इंडिया अगर जीती तो 50 मुझे मिलेंगे, इंडिया अगर हारी तो 50 मैं दूंगा। मतलब एक दूसरे को हमने प्रॉमिस किया। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है। मैंने क्या बोला? डेटर ने क्रेडिटर को बोला मेरा शिप आ गया तो पैसे ले जाना। तो क्या क्रेडिटर ने कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया? नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। क्रेडिटर तो बस शिप के आने का इंतजार करेगा। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, मतलब इंडिया का जीतना और हारना दोनों पे फर्क करेगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्लियर है बेटा? इसके बाद मैंने ये बताया कि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर, वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टी का सब्जेक्ट मैटर पर कोई मतलब नहीं होता। इनको कोई मतलब नहीं है, सटोरियों को, लॉटरी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट मैटर से। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर से फर्क पड़ता है, सब्जेक्ट मैटर से फर्क पड़ता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। समझ में आ रही है बात बेटा? तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके की बात करता है। याद रखना एक बात और, इसके अंदर हर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एवरी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वेजरिंग नेचर। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर के सारे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वेजरिंग नेचर के अंदर, वेजरिंग नेचर के अंदर भी फ्यूचर इवेंट होता है, कंटिंजेंट में भी फ्यूचर इवेंट होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर के हो।
लेकिन बेटा सारे वेजरिंग एग्रीमेंट जो है ना वो कंटिंजेंट नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वेजरिंग भी फ्यूचर इवेंट, कंटिंजेंट भी फ्यूचर इवेंट। वो बात अलग है कि वेजरिंग वाला वॉइड होगा और कंटिंजेंट वाला वैलिड होगा। बात कुछ समझ में आई क्या? मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है। तो बेटा हम लोगों ने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा खत्म किया और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूल जो है वो समझा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा टॉपिक है बेटा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट हुआ, यूनिट नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इसको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। प्रिवेंशन ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, अभी ध्यान से सुनना, प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका मतलब यह होता है स्टॉपिंग ऑफ अनफेयर बेनिफिट्स। अभी समझाऊंगा बेटा एक एक वर्ड। और नो ऐश ऑन अदर पर्सन्स कैश। ध्यान से सुनना बेटे, ये क्या है? नो ऐश ऑन अदर पर्सन्स कैश। मतलब शुरू से एक एक शब्द। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मिस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट को कानून ने जो है वो वैलिड करार दे रखा है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैंने आपको 10 का दम पढ़ाया था यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैंने कहा था यूनिट नंबर 1 के अंदर प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, capacity to contract, every person is capable to enter into a valid contract except minor unsound mind or person disqualified by law। कंसिडरेशन का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, पर्पस लॉफुल होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने वॉइड करार दे रखा है। पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ को भी फुलफिल कर लेना। तो ये 10 का दम थे। इन 10 के दम के सारे पॉइंटों में से कुछ एक आधा, एक दो पॉइंट मिस होते हैं, फिर भी हमारा कानून कहता है कि इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मैंने यहां पर यह लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। बेटा इसका मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना, रोकना। अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब होता है कि कोई पर्सन गलत तरीके से हमारा यूज नहीं कर सकता। वो कोई भी पर्सन हो, वो गलत तरीके से हमारा यूज नहीं कर सकता। अगले में मैंने लिखा है स्टॉपिंग ऑफ अनफेयर बेनिफिट्स। कोई पर्सन बिना सामने वाले की मर्जी के गलत तरीके से बेनिफिट नहीं उठा सकता। या यहां सिंपल वर्ड में लिखा है नो ऐश ऑन अदर पर्सन्स कैश। ये बुक में नहीं होगा। नो ऐश ऑन अदर पर्सन्स कैश, ये हमारे एक सर थे, मैं जिनसे पढ़ा था लॉ, उन्होंने लिखवाया था, तो मुझे याद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे ये चीज अच्छी लगी तो मैंने वहां पर एज इट इज लिखा है, सर की लैंग्वेज है हमारी। नो ऐश ऑन अदर पर्सन्स कैश का मतलब किसी और पर्सन के कैश पे आप लोग ऐश नहीं कर सकते। पैसा किसी और का और मौज आप लोग ले रहे हो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप इस तरीके के काम
नहीं कर सकते। तो आप लोग बोलोगे कि सर बड़ी देर से आप समझाए जा रहे हो, कुछ एग्जांपल्स तो दे दो। तो बेटा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के हम सारे एग्जांपल ही पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस टॉपिक को सिर्फ अभी ऊपर से समझाने के लिए, उसके बाद मैं इस टॉपिक के टाइप्स बताऊंगा। बेटा मैंने आप लोगों को माइनर का एक टॉपिक पढ़ाया था, माइनर के टॉपिक में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक पढ़ाया था, और उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, every person is competent to enter into a valid contract except minor, unsound mind or person disqualified by law। यानी कि अगर हम माइनर को कोई सामान, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, कोई भी एग्रीमेंट हम बनाते हैं, तो वो एग्रीमेंट यूजलेस एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन मैंने पोजीशन ऑफ माइनर के अंदर आपको पढ़ाया था कि अगर कोई पर्सन कोई नेसेसरी सप्लाई करता है माइनर को, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन माइनर की प्रॉपर्टी से नेसेसरी जितनी सप्लाई करी है, मान लो दवाई दिलाई 10,000 रुपए की, माइनर बीमार था, तो उसकी प्रॉपर्टी से 10,000 रुपए रिकवर कर सकता है। इसका मतलब माइनर जो है छोटा होने का फायदा नहीं उठा सकता, वो अनफेयर बेनिफिट नहीं उठा सकता जिस पर्सन ने उसकी मदद करी है। प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब यही है, मतलब माइनर अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकता, वो किसी और के पैसे पर ऐश नहीं कर सकता। यानी कि अब बताओ क्या माइनर के साथ एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं है। उसके बावजूद कानून परमिशन देता है। अगर वैलिड एग्रीमेंट के कुछ भी एसेंशियल्स नहीं है एग्रीमेंट में, तब भी कानून कुछ पॉइंटों पर आपको परमिशन देता है कि आप अमाउंट रिकवर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बेटा? अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके टाइप्स क्या होते हैं। ये जो मैंने अभी पहला एग्जांपल दिया था, ये टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का पहला एग्जांपल है, ध्यान से सुनेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला पॉइंट कि किसी पर्सन ने सप्लाई करी, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, एक मिनट बेटा, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन। इनकॉम्पिटेंट पर्सन मतलब अयोग्य बंदे, माइनर, अनसाउंड माइंड, ऐसे लोगों को आपने सप्लाई करी है नेसेसरी। तो हमारा कानून ये कहता है कि अगर आप सप्लाई करते हो नेसेसरीज किसी माइनर को, मान लो, तो आप उस माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो, इवन माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड ऑफ इनिशियो है। ये बात मैं आपको यूनिट नंबर 3 में टॉपिक नंबर 1 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का पहला पॉइंट माइनर वाला, उसके अंदर आपको मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर है बेटा? तो यहां पर अगर माइनर या कोई मतलब अनसाउंड माइंड है, मान लो वो पागल है और उसका इलाज करा दिया, लेकिन पागल की प्रॉपर्टी बहुत है, जब वो ठीक हुआ तो उसकी, या वो ठीक नहीं भी हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी से जिसने इलाज करवाया है वो पैसे रिकवर कर सकता है, इवन एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, नेसेसरी सप्लाई करी है। बेटे आ रही है बात समझ? तो यहां पर एक बात हो गई। अब दूसरी बात, मनी पेड बाय वन पर्सन, मनी पेड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां मैंने लिखवाया मनी पेड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। ध्यान से सुनना बेटे, एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं।
मान लो एक घर है और घर पे एक पर्सन है टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार, और लैंडलॉर्ड मान लो फिलहाल गया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में लैंडलॉर्ड है, टेनेंट अपना रह रहा है और अपना किराया चुका रहा है, रह रहा है, लेकिन पता लगा इस टेनेंट पे, सॉरी इस घर पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पेंडिंग है, प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग था और म्युनिसिपैलिटी वाले आए, उन्होंने एक आधे नोटिस भेजे होंगे लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड नोटिस का जवाब नहीं दे पाया होगा क्योंकि वो यूएस में था या कोई और रीजन हुआ होगा, 30,000 रुपए का मान लो प्रॉपर्टी टैक्स था। अब म्युनिसिपैलिटी वाले आ गए बुलडोजर लेके कि भाई घर तोड़ेंगे, तुम टैक्स पे नहीं कर रहे हो, इस घर को तोड़ो। अब मालिक लैंडलॉर्ड वहां पर, दोपहर के 12 बजे की बात इंडिया में और यूएसए में रात हो रही थी, टेनेंट ने उसको फोन फान किए लेकिन भाई पता नहीं लगा। अब टेनेंट ने सोचा यार 30,000 के चक्कर में ये 30 लाख रुपए का घर जो है ये धराशायी हो जाएगा, तो टेनेंट ने क्या किया, अपने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे मजबूरी थी 30,000 रुपए का म्युनिसिपैलिटी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे कर दिया। अब 30,000 रुपए का टैक्स पे किया, म्युनिसिपैलिटी वाले अपने घर चले गए, अपने ऑफिस चले गए। क्या ऐसी सिचुएशन में टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, मैं तेरे पैसे दे रहा हूं, क्या इसने हाँ या ना बोला, यानी कि क्या कोई दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना था? नहीं, लैंडलॉर्ड यूएसए में था, टेनेंट की बात नहीं हो पाई, फिर भी टेनेंट ने 30,000 रुपए पे कर दिए। ऐसी सिचुएशन में टेनेंट लैंडलॉर्ड से ये पैसे रिकवर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बेटा मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। क्या समझ में आई बात? अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कहता है, पॉइंट नंबर सी, टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट नंबर सी कहता है ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी। बेटा एक एक्टिविटी होती है जो कि दो टाइप की होती है, ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस। याद करो कंसीडरेशन का चैप्टर, उस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट था जनरल कंसेप्ट नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और उसका लास्ट या सेकंड लास्ट शायद एक्सेप्शन था बेलमेंट। मैंने आपको बताया था बेलमेंट में, मैंने आपको बताया था बेलमेंट दो टाइप के होते हैं, ग्रेचुअस और एक नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस का मतलब होता है कि कोई पर्सन गुड्स किसी और बंदे को दे रहा है संभाल के रखने के लिए, कस्टडी ट्रांसफर कर रहा है, और सामने वाला पर्सन उसके लिए कोई पेमेंट चार्ज नहीं कर रहा, वो उसका दोस्त है या रिश्तेदार है। मुझे यहाँ पर ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस का सिंपल मतलब बताना है। ग्रेचुअस का मतलब होता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रेचुअस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेवा कर रहे हो किसी की। नॉन ग्रेचुअस मतलब आप पेमेंट चार्ज कर रहे हो, पेमेंट चार्ज कर रहे हो। तो बेटा कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि नॉन ग्रेचुअस है, मतलब वहां पर पैसे लगे हैं। अब मान लो क्या हुआ, कोई एक व्यापारी है, एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर को सोनू के घर पे कोई सामान की डिलीवरी करनी है, ठीक है, वो सामान 5,000 रुपए का है। सोनू के घर का नंबर था 2101 और बगल में एक और बंदा था मोनू, उसका था 2102। गलती से इस ट्रेडर ने जो है 2102 के अंदर डिलीवरी कर दी और मोनू ने उस गुड्स को कंज्यूम कर लिया। बेटा मैंने क्या बताया, 5,000 रुपए का सामान मतलब नॉन ग्रेचुअस। सामान कौन सा था? नॉन ग्रेचुअस। तो ऐसे सिचुएशन में बेशक मोनू का इस ट्रेडर से कोई एग्रीमेंट नहीं है, मोनू तो थर्ड पार्टी है, मोनू के घर तो गलती से सामान पहुंचा दिया लेकिन मोनू ने कंज्यूम कर लिया। बेशक मोनू का इस ट्रेडर से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये ट्रेडर जो है वो सूट फाइल कर सकता है
मोनू के ऊपर। क्या यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़ लिए? अभी 3 पॉइंट पढ़ लिए। अगर आप इनकॉम्पिटेंट पर्सन को नेसेसरी सप्लाई करते हो, बेशक वो एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी आप उससे, उसकी प्रॉपर्टी से अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। आपको दूसरा मैंने पॉइंट बता दिया, तीसरा नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी बताया। अब मैं आपको डी पॉइंट बताता हूं, जिसे कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, बेटा कानून ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अगर किसी पर्सन को कोई खोया हुआ सामान मिल गया, वो फाइंडर बन गया, तो वो कोशिश करेगा कि वो उस गुड्स को उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाए। कहां तक पहुंचाए? ट्रू ओनर तक पहुंचाए। क्या ट्रू ओनर का इस फाइंडर के साथ में कोई एग्रीमेंट है? नहीं, फिर भी ये जिम्मेदारी है इस लॉस्ट गुड्स के फाइंडर की कि ये ट्रू ओनर को वो सामान पहुंचाए। ये बंदा जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, वो एज ए बेली, बेली मतलब होता है कस्टडियन ऑफ गुड्स। मैंने बेलमेंट में पढ़ाया था ना, जो सामान कस्टडी में देता है वो बेलर और जिसको देता है वो बेली। तो ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है और ये इस गुड्स की केयर करेगा। अगर ये इस गुड्स की केयर नहीं करता या इस सामान को कंज्यूम कर लेता है, तो ट्रू ओनर को ये बंदा कॉम्पनसेशन देगा। इवन ट्रू ओनर के साथ इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है या नहीं? इसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट नंबर डी। अब लास्ट पॉइंट हम करेंगे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म। लास्ट पॉइंट कहता है मनी पेड बाय मिस्टेक। मनी पेड बाय मिस्टेक, बेटे मनी पेड बाय मिस्टेक का मतलब या कोएर्जन। मान लो कि 4 जॉइंट प्रोविजन है। ये जॉइंट प्रोविजन मैं आपको यूनिट नंबर 4 में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बता चुका हूं। ये 4 बंदे हैं जॉइंट प्रोविजन। मतलब कि मान लो कोई ई है, ई एक क्रेडिटर है और ई ने क्या करा, इन चारों को जॉइंटली लोन दिया, मान लो 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो गया। अब क्या हुआ, ए ने जो ई को ना 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। ए ने सोचा मैं बी, सी और डी से बाद में रिकवर कर लूंगा, दोस्ती तो है अपने। लेकिन बी को यह बात पता नहीं थी कि ए जो है पेमेंट कर चुका है, बी ने भी ए को 2 लाख रुपए दे दिए। अरे एक सीन ये भी हो गया कि भैया सी भी बड़ा अच्छा आदमी था, सी ने भी ई को 2 लाख रुपए दे दिए। ई की तो मौज आ गई, ई कह रहा आज तो बिल्कुल मौज आ गई, पैसा ही पैसा आ रहा है। लेकिन ये बी और सी ने जो मनी पे करी है ई को, ये क्या करी है बेटा, बाय मिस्टेक करी है। तो ऐसी सिचुएशन में बी और सी जो है वो ई से जो है मनी रिकवर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मनी पेड बाय मिस्टेक। क्लियर है बेटा? तो हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आज इतनी सारी क्लासेस हुई, इतनी मेहनत करी आपने, मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी, आप लोगों ने तो बहुत मेहनत करी। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं इस वजह से क्लासेस भी अपलोड कर रहा हूं। काफी सारे स्टूडेंट मेरी क्लास को परचेज भी कर चुके हैं। करीबन 2000 क्लासेस मैंने पिछले कुछ दिनों में सेल करी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे रिस्पांस आप लोगों का देख के, और कोशिश करेंगे इस रिस्पांस को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में सेल्स ऑफ गुड एक्ट स्टार्ट करें।